छत्तीसगढ़ में मेरी पहली फिल्म है तोर मयारू मोर मयारू, जो अभी 4 सितंबर को लगने वाली है। वो पहली फिल्म कही जाएगी। गोलू गप्पी और चरखी चोर, वो एक बच्चों का फिल्म है। तो मुझे पता पड़ा कि अच्छा सिनेमा की पढ़ाई भी होती है, तो मैंने पहले थिएटर ज्वाइन किया और मैं एनएसडी की भी तैयारी करी और एफटीआई की भी तैयारी की। अच्छा, मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे सिनेमा की तरफ जाना है। मतलब अंदर एक डायरेक्टर पल रहा था, सिनेमा का अट्रैक्शन आपको खींच के ले गया पुणे। बिल्कुल। इस समय बॉलीवुड तवज्जो देता है एफटीआई में गंभीर सिनेमा ऐसा बोला जाता है कि गंभीर सिनेमा ज़्यादा आपको पढ़ाया जाता है। तो मैं पढ़ रहा था और पानी पीने बाहर आया तो मेरे सामने डेविड धवन सर खड़े थे। मैं गया और जाके मैंने सर को गले लगा लिया, उन्होंने भी गले लगा लिया। जी जैन जैसा एक फरिश्ता आता है जी और एक मूर्छइयां भुइयां फिल्म बनाता है कि सतीश सर भी बॉम्बे गए। हाँ। सतीश सर ने भी सीधे फिल्म नहीं बनाई, बस लंबा सफर उन्होंने 17-18 साल के बाद वो वापस आए। मूर्छइयां भुइयां के टाइम में सतीश जी भी आप ही की तरह ऊर्जावान होकर आए थे। बम्बई के स्ट्रगल के बारे में आपका आइडिया क्या है? किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि यह नहीं है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, यह है कि आप उस स्ट्रगल में बिहेव कैसा कर रहे हो। मैंने संघर्ष किया ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसको संघर्ष बोलूंगा ही नहीं। हौसला रखिए जीतने का, किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है। नींद नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। नींद नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। हौसला रखिए जीतने का, जी हाँ, हौसला रखिए जीतने का, किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके होस्ट, आपके दोस्त मनमोहन सिंह ठाकुर, और आपके छालीवुड एक्सप्रेस में झाराझार गाढ़ा गाढ़ा स्वागत है। संगवारी हो, छालीवुड एक्सप्रेस एक ऐसे मंच है जेमा एक से एक प्रतिभावान दिग्गज सिनेमा के हस्ती, छालीवुड के हस्ती मन ला हम आपके सामने लात रिथन, मिलात रिथन और ओकर जर्नी, प्रोफेशनल और पर्सनल जर्नी के बारे में आप तक ओकर अनुभव ला साझा करत रिथन। आज शेरो शायरी से मैं अपन शुरुआत कर रहा हूँ। तुम्हें लगत हुई कि ये मनमोहन ठाकुर आज अचानक शेरो शायरी काबर मारा थे। तुम्हें पता है संगवारी हो, बीच बीच में जब ऐसे मौका लगते और ऐसे कोई शख्स मोर सामने बैठ रहे थे जिन मोर शायरी ले बिलोंग करते, यानी शायरी से लिंक करते, तेकर लिए मैं खास शायरी मार के शुरुआत करता हूँ। आज हमार मंच में, हमार छालीवुड एक्सप्रेस में एक ऐसे शख्स बैठे हैं जेकर हौसला के चलते वो पहली तो इंदौर के एक छोटे से गांव से उठिस, वहाँ से बम्बई के कुछ समय तक बम्बई में बिताईस, ओकर बाद एफटीआई आई, पुणे में 1 साल के सिनेमा के कोर्स करिस, डायरेक्शन के कोर्स, और ओकर बाद 2-3 ठो पिक्चर करे के बाद वो भी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में कदम रख चुके हैं और बहुत प्रतिभावान डायरेक्टर है। तो बहुत ज़्यादा क्षमा ना बांधते हुए, बहुत ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए, मैं पूरा दिल से झाराझार स्वागत के साथ राहुल प्रताप सिंह जी के छालीवुड एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राहुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपके। थैंक यू सर। हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे छालीवुड एक्सप्रेस में और हमारे छालीवुड में। धन्यवाद सर। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया। आपका जो जर्नी है, सफ़र है जी, वो इंदौर के एक छोटे से गांव से चालू हुआ। हाँ, इंदौर से 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। जी बताएं। जी, तो मैं मध्य प्रदेश इंदौर का रहने वाला हूँ। उस मध्य प्रदेश का जिसका हिस्सा छत्तीसगढ़ भी था। बिल्कुल, तो छोटे भाई थे हम लोग। जी 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 मतलब तो इंदौर से 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। डही कुक्षी मेरा गांव है और हमारे यहाँ जिला धार लगता है जी। और धार में ही मेरी स्कूल की शिक्षा हुई है। फिर मैं कॉलेज करने के लिए इंदौर आया और इंदौर में ही मैं रंगमंच से जुड़ा। जी। तो रंग रुपया थिएटर्स इंदौर मेरा थिएटर ग्रुप है, जहाँ पर हम लोग थिएटर किए। हाँ। और उसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पूना एफटीआई चला गया, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। वहाँ से मैंने डायरेक्शन का कोर्स किया और डायरेक्शन का कोर्स करने के बाद फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में फिर मछली जल की रानी है एक फिल्म थी जिसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था और उसका डायलॉग राइटर भी था। वहाँ से मैंने शुरू की और उसके बाद फिर अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ में काम करते हुए, जैसे गुरविंदर सिंह सर हैं, संजू सुरेंद्रन जी है, पुष्पेंद्र सिंह हैं, और ऐसे ही डायरेक्टर्स के साथ में काम करते हुए एज ए राइटर, एज एन एसोसिएट डायरेक्टर। और फिर मैंने एक फिल्म बनाई अपने गांव में
और मतलब जो डही और कुक्षी वाला जो मेरा गांव है वहाँ पर एक फिल्म बनाई। उसके बाद फिर मैंने मेरी एक दूसरी फिल्म मतलब मेरी एक्चुअली वो पहली फिल्म कही जाएगी गोलू गप्पी और चरखी चोर, और वो कंप्लीट की। वो एक बच्चों का फिल्म है, वो मैंने उत्तर प्रदेश में बनाई, तो वो दरअसल मेरी पहली फिल्म कही जाएगी। और उससे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर आया, और तोर मयारू मोर मयारू जो अभी 4 सितंबर को लगने वाली है, वो मेरी यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ में मेरी पहली फिल्म है, और बड़ा उत्साहित हूँ मैं उसके लिए। जी जी। राहुल जी, जी, इंदौर के धार जिले में एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा होता है जी, और कुछ समय के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करता है। जी। इंजीनियर बनते बनते अचानक FTI पुणे की तरफ आपका रुख डाइवर्ट हो जाता है, क्यों? जी। कैसे? मेरे जीजाजी FTI से कैमरे का कोर्स किए थे, और मतलब एज ए सिनेमाटोग्राफर वो वहाँ का कोर्स किए थे। तब मुझे, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे पता पड़ा कि अच्छा सिनेमा की पढ़ाई भी होती है। उसके पहले मुझे ये नहीं पता था कि सिनेमा की पढ़ाई होती है। और फिर मुझे लगा कि यार मुझे कुछ ऐसा ही करना है, तो मैंने पहले थिएटर ज्वाइन किया, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, मुझे डायरेक्टर बनना है या मुझे एक्टर बनना है या क्या। तो उसमें थोड़ा मैं 2-3 साल अपने आप को खंगाला, और मैं NSD की भी तैयारी करी और FTI की भी तैयारी की। अच्छा। फिर एक समय बाद मुझे लगा कि अच्छा मुझे NSD नहीं जाना है, और मुझे FTI क्यों लगा? वो लगने का कारण ये था कि मैं NSD गया, भारंगम में एक फेस्टिवल होता है, सबने बोला कि भारंगम देखो। तो एक साल मैंने दोनों एग्ज़ाम दी थी, NSD और FTI, तो दोनों मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं भारंगम देखने गया। भारंगम में एक थिएटर फेस्टिवल होता है NSD में, जी जी। वहाँ मैं 15-20 दिन रहा और नाटक देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये बहुत अच्छी जगह है, पर मुझे यहाँ नहीं आना है, मुझे सिनेमा की तरफ जाना है। यहाँ से आवाज़ आई? हाँ, मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि मुझे सिनेमा की तरफ जाना है। शायद मैं पसंद करता हूँ, मुझे नाटक बहुत अच्छा लगता है देखना और करना भी, बट मैं बनाना सिनेमा चाहता हूँ। ये मुझे एक इनर कॉलिंग आई। फिर मैंने FTI की तैयारी शुरू की, और फिर मेरा FTI में सिलेक्शन हो गया। तो मतलब अंदर एक डायरेक्टर पल रहा था, बोल सकते हैं, है ना? बोल सकते हैं। क्योंकि भारंगल जैसा उत्सव आप देखने के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी। हाँ, मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मुझे थिएटर नहीं करना है। ये मैंने डिसाइड किया कि मुझे ज़्यादा मैं सिनेमा बनाना चाहता हूँ, ऐसा मुझे लगा कि थिएटर अपने आप में एक समृद्ध कला है। क्योंकि अगर आप थिएटर की पढ़ाई करेंगे तो फिर थिएटर की पढ़ाई भी अपने आप में बहुत विशाल है। और फिर एक ये है सर कि अगर आपको सिनेमा करना है तो आपको सिनेमा की तरफ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। और फिर मैं जब तैयारी करी तो फिर उसकी पढ़ाई मैंने जब की तो मुझे और लगा कि हाँ, मेरा डिसीजन सही दिशा में है। बचपन में गांव की ऐसी कोई एक्टिविटीज़ रही जिससे जाहिर होता था कि आप कलाकार हैं, डायरेक्शन की ओर जाना चाहते हैं? ऐसी कोई एक्टिविटीज़ माँ बाप बताते हैं बचपन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किशोर अवस्था में, जवानी आते आते? ऐसा कुछ नहीं। मैं फिल्म फ्रीक बहुत ज़्यादा था। मतलब मुझे फिल्में देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। टीवी पर जितनी फिल्में आई मैंने सब देखी है, मुझे सब याद है। जितनी भी जी सिनेमा, स्टार गोल्ड करके एक चैनल आता था, उसमें सारी अभी भी आता है वो, उसमें सारी नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी इनकी फिल्में आती थी। जब बच्चा था तो समझ में नहीं आती थी, पर अच्छी लगती थी। ये था। और मैं धार में जैसे मैं पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पर जितने भी टॉकीज़ थे हमारे, तो मोहन टॉकीज़, शेषनाग टॉकीज़, और इसमें जितनी भी फिल्में लगती थी मैंने हर फिल्म देखी है मेरे बचपन में। तो मेरे जो बड़े भैया थे मुझे ले जाया करते थे, या हम दोस्तों के साथ जा रहे थे तो। और रिपीट मोड पे फिल्म्स देखना, मतलब एक फिल्म 3-3, 4-4 बार देखना, याद हो जाना। और इंदौर में थे एक डायलॉग एक फ्रेम अपने आप याद हो जाना, इतना मंत्रमुग्ध। वो जो जादू था सिनेमा का, वो बहुत अट्रैक्ट करता था। कहानी कहना या डायरेक्टर बनना है तब तक तय नहीं किया था। तो फिर जब उम्र में थोड़ा सा बड़े होते रहे, फिर समझ में आया कि अच्छा हाँ, मुझे कहानी कहने में अच्छा लगता है, और मुझे शायद डायरेक्शन करना है। और फिर नाटक ज्वाइन करा, तो नाटक में भी पहले रोल नहीं मिले तो बैक स्टेज किया, बहुत सारे नाटकों में बैक स्टेज किया। तो बैक स्टेज करते करते आप सिर्फ देख रहे हो, मदद कर रहे हो कलाकारों की। नाटक कहाँ किया आपने? नाटक इंदौर में किया। इंदौर में? हाँ जी, इंदौर में पहले एक ड्रामा स्कूल इंदौर करके एक संस्था थी, उनके साथ। फिर रंग रुपया इंदौर करके हमारी संस्था है, उनके साथ किया। तो जो थिएटर होता है इंदौर में, थोड़ा उस समय मैच्योर थिएटर ही होता था, तो जितना भी हमसे बन पड़ता था उतना हम अपनी सुविधाओं के अनुसार नाटक किया करते थे। अच्छा,
इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा बेटा इंजीनियर बनते बनते FTII जाऊंगा बोलता है, नाटक ड्रामा में अपना, यानी एस पर घर वाले, जी जी सबके घर वाले बोलते जी। हैं नाटकों में अपना टाइम वेस्ट करता है। जी। क्या रुख था घर वालों का, क्या रिएक्शन था? हाँ, उनका रिएक्शन कुछ ऐसा ही था जैसा हाँ आप जो जैसा बता रहे हैं कि क्या करेगा नाटक करके, या फिर इंजीनियरिंग कर ले। पढ़ने में मैं ठीक ठाक ही था, मतलब अबो एवरेज 75-76% बनते थे। अच्छा। तो हाँ, तो उनकी उम्मीद थी कि ये कुछ, मतलब होशियार थे आप पढ़ाई में भी? हाँ मतलब कह सकते हैं, मतलब खराब नहीं था। हाँ। तो फिर उनकी उम्मीदें भी थी कि अच्छा ये कुछ पढ़ ही लेगा, इंजीनियरिंग तो कर ही लेगा। पढ़ने में मज़ा भी आता था, मैथ्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था। ओके। तो फिर हम लोग मतलब जब 10th 11th में थे तो फिर तब तक रुझान इधर होने लगा था। फिर जब इंजीनियरिंग ज्वाइन करी फिर लगा कि नहीं, ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अब थिएटर ज्वाइन करना चाहिए। फिर थिएटर ज्वाइन करके तो घर से तो एक वो था ही विरोधाभास, पर फिर भी पिताजी कहते थे कि अच्छा ठीक है, जिसमें तुमको अच्छा लगे। या घर वाले जो भी सपोर्ट, मतलब वो चाहते थे कि बस कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा। तो भी आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की? हाँ, पूरी करी पढ़ाई। तो जब इंजीनियरिंग पढ़ लिए थे, हाँ, तो कोई ठोस दिशा में, कोई कैरियर या भविष्य बनाने वाली दिशा में आगे बढ़ना था? इंजीनियरिंग करने के बाद मतलब इंजीनियर के खराब इंजीनियर हूँ सर, मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ। इतने अच्छे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने नहीं करी, क्योंकि अभी देश में बहुत इंजीनियर हैं। हाँ। और शायद 50% मेरी तरह ही हैं। हाँ हाँ। कि जिन्हें जो कुछ नहीं करता वो इंजीनियर बन जाता है। अच्छा। तो मैं भी शायद वैसा ही था। तो उसके बाद फिर क्योंकि थिएटर में मेरा रुझान ज़्यादा था, क्योंकि इंजीनियरिंग में कॉलेज भले ही मिस कर जाता था, पर मैं रिहर्सल कभी मिस नहीं करता था। तो शाम को 6 से 11 हमारी रोज़ रिहर्सल होती थी। तो वो मैं पूरा गया हूँ, पूरे 4 साल में वो गया हूँ, भले ही कॉलेज मैंने मिस किया हूँ। तो कॉलेज में भी मेरा वो बड़ा इंटरेस्टिंग वो है। मैं फर्स्ट ईयर तो मैं पढ़ता रहा इंदौर में, क्योंकि हम धार से हम इंदौर आए, तो इंदौर में मैं पढ़ता रहा। फिर मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, वो थिएटर करते थे। तो 1 साल तक तो मैं खुद ढूंढता रहा, मुझे कुछ मिला नहीं। फिर 1 साल बाद में उनके पास गया, सुनील सोनी उनका नाम है। तो मैंने बोला सर मुझे थिएटर करना है। बोला ठीक है, शाम को आ जाओ। मैं गया, फिर बस तब से इधर ही हूँ। तो अच्छा, एक बात बताइए। इंदौर ऑलरेडी बहुत उन्नत शहर है। जी जी जी। खासतौर से फैशन और फैशन एजुकेशन में, एजुकेशन, वहाँ बहुत सारे जो बॉलीवुड से जुड़े महान जो हस्तियां हैं उनका एक लगाव भी रहा है, उनका नेटिव प्लेस भी रहा है। और बड़ा ही प्रोग्रेसिव टाउन बोलते हैं उसको, सिटी बोलते हैं। वहाँ पे कुछ आपने संभावनाएं नहीं तलाशी? नहीं, इंदौर में सर दरअसल वो इंदौर एक हिंदी भाषी ज़्यादा है। तो वो मतलब जैसा छत्तीसगढ़ में एक इंडस्ट्री है, वो कभी इंदौर साइड पनप नहीं पाया, क्योंकि हिंदी भाषी था। तो वो पूरा बॉलीवुड ही मतलब हमें यही पता था कि इंदौर में आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको जाना तो बॉम्बे ही है। मतलब ये ख्याल भी नहीं था कि यहाँ पर सिनेमा डेवलप हो सकता है। तो कुछ लोकल सिनेमा बनता था, पर वो इतना अच्छा नहीं होता था। तो मतलब बॉम्बे ही था, हमको पता था कि बॉम्बे ही जाना पड़ेगा अगर फिल्म बनानी है तो, या फिल्म में काम करना है तो। और इंदौर हर जगह से डेवलप है, पर इंदौर है ना बहुत, एक तो खाने को लेकर बहुत फेमस है। हाँ। और फिल्मों को लेकर बहुत दीवानगी है वहाँ पर। हाँ, दीवानगी है बड़ा। मतलब वहाँ पर हमने देखा है कि पहले शो में ही लंबी लंबी लाइन्स लगती हैं। तो बहुत फिल्मों को लेकर बहुत दीवाना शहर है। मैं इसीलिए मैं पूछा, वो सवाल मेरा था जी जी कि इतनी फिल्मों के लिए दीवानगी है जिस शहर में, उस शहर में कुछ या उस स्टेट में, मध्य प्रदेश में, कुछ वहीं की भाषा को लेकर कुछ लोकल लैंग्वेज में कुछ कर ले और वहीं से वही मैंने जो मेरे गांव में फिल्म बनाने का प्रयास किया है वो वही है। वो मेरे गांव की भाषा में, जो भीली और निमाड़ी भाषा में। तो जो मेरा एक वहाँ पर जो मेरा कंपनी है वो निमाड़ चलचित्र उसका नाम है, जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है। तो वो है कि अपनी भाषा में कुछ काम करना ही है, बट वहाँ पर इतना चलन नहीं है इतना। अच्छा। जिस तरह छत्तीसगढ़ में है वैसा नहीं है। वो मध्य प्रदेश में का अपना सिनेमा नहीं है। तो कुछ लोगों ने प्रयास किए थे, पर वो प्रयास इतना सफल नहीं हुआ। तो ये है। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या कि वहाँ बहुत सारी मिक्स भाषाएं हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि कहीं बघेलखंडी है, कहीं बघेलखंडी है, मालवी है, निमाड़ी निमाड़ बोल रहे हैं। हाँ जी, निमाड़ी है। निमाड़ी है। तो उसको मिला जुला के एक यूनिवर्सल शायद मुझे ही करना पड़ेगा, या मेरे जैसे और जो फिल्म मेकर्स हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और अभी कुछ लोग गीत भी गाने लगे हैं उस भाषा में। तो इतना, और सर इतना थिएटर का कल्चर वहाँ नहीं था जो छत्तीसगढ़ से मैं देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ में थिएटर का कल्चर बहुत रिच था। इतना मध्य प्रदेश में हमारे इलाके में इतना नहीं था।
तो शायद इस कारण कभी किसी ने सिनेमा बनाने का वैसा प्रयास नहीं किया। पर हमारी कोशिश है, इसीलिए निमाड़ चलचित्र हमने वहाँ पर शुरू किया है और एक कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर एक फिल्म बनाई। हम धीरे धीरे उस और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 26 साल पहले जी 2000 के पहले जी सन 65 में और 70 में प्रयास हुआ था। जी जी उसके बाद एक ड्राई आ गया था, ड्राईनेस आ गई जी थी। जी और फिर दूरदर्शन का इसकी स्थापना हुई। ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में भी है जी दूरदर्शन भोपाल। जी उसमें कुछ कुछ लोग करते रहे, थिएटर रंगकर्म की गतिविधियां जारी रही, लोक कला मंच उन्नत रहा। भोपाल मध्य प्रदेश में भी लोक कला मंच है, जी 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 है ना? जी वहाँ पे संगीत, लोक कला मंच से जुड़ी हुई संगीत स्वर लहरियाँ गूंजते रहती है वहाँ पे भी। वहाँ पे भी कुछ बोली है, कुछ लोकोक्ति है, कुछ कथाएं हैं। मैं सिर्फ भोपाल तरफ कभी गया ही नहीं। मैं इंदौर से फिर सीधे बॉम्बे चला गया। तो क्योंकि कॉलेज पढ़ रहा था तब, इंदौर में मेरा कॉलेज था, इसलिए मुझे इंदौर रहना पड़ा। तो मैं भोपाल को कभी वैसे एक्सप्लोर कर नहीं पाया। अच्छा। तो मुझे भी इतना नॉलेज, जब तक मुझे नॉलेज होता जब तक मैं बॉम्बे जा चुका था। हाँ हाँ। तो मतलब पूना जा चुका था। मतलब उसको आप ये कह सकते हो कि मेरे को बहुत ज़्यादा लोकल में रह के अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना था। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि वेस्ट नहीं करना था, मुझे पता ही नहीं था। हाँ। मुझे पता होने से पहले ही मैं वहाँ से जा चुका था। ये कह सकता हूँ। हाँ, सिनेमा का अट्रैक्शन आपको खींच के ले गया पुणे। बिल्कुल बिल्कुल, पुणे। ये कौन से सन में गए आप पुणे? पुणे में 2011 में FTI में एडमिशन लिया। हाँ, तो 11 से 12 पढ़ाई की आप। जी। आपके बेचमेट कौन कौन रहे? मेरे बैचमेट तो विद्यानाथ भारती, जो मेरे तोर मैरू में DOP हैं। अच्छा। वो मेरा बैचमेट ही है। हाँ। फिर संदीप यादव करके एक अच्छे DOP हैं, हाँ। बॉम्बे में काम करते हैं, वो भी मेरे बैचमेट हैं। हाँ। और एक अपना राहुल गोने करके हैं, वो एडिटर हैं। हाँ। और योई माई सागा जो असम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। हाँ। ये सब मेरे बैचमेट्स हैं। आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य, हम तो मध्य प्रदेश के सामने जी जी छोटे ही हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत छोटे से हैं, है ना? हम लोग छत्तीसगढ़ में छोटे से राज्य में एक सिनेमाई इंडस्ट्री डेवलप कर लेते हैं। सतीश जैन जैसा एक फरिश्ता आता है जी जी, और एक मोड़ छैया भुइयाँ फिल्म बनाता है। अनुज जैसे नए कलाकार को लेते हैं और उनको लेके एक ब्लॉकबस्टर और एक तूफान ला देते हैं छत्तीसगढ़ में। आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में एक इसी तरीके का कोई क्रांतिकारी प्रयास किया जाए, समग्र मध्य प्रदेश की भाषाओं को लेके, बोली को लेके, एक सभी पिक्चर के अंदर जिसमें समग्र रूप से ऐसा एक सारी भाषाओं को मिला के एक ऐसा भाषा, एक ऐसा डायलॉग वाली फिल्म रखी जाए जो जैसे छैया हुइयाँ ने धूम मचाया वैसे पूरे मध्य प्रदेश में धूम मचा दे? क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संभावना है अगर हिट हो गई कोई पिक्चर तो। आपको आता है दिमाग? हाँ सर, आता तो है। और बहुत, अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। पर वही जैसा आपने बताया ना कि बहुत भिन्न भिन्न भाषाएं हैं मध्य प्रदेश में ही। मैं बता रहा हूँ कि आपको कि इलाके की तरह मतलब भाषाएं भी बटी हुई नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी भिन्न भाषाएं हैं। अच्छा। आप जगदलपुर जाएंगे तो हल्बी मिलेगा। अच्छा। आप हाँ इधर जाएंगे सरगुजा में तो सरगुजिया और कुड़ुक मिलेगा आपको इधर। जी जी। यहाँ आएंगे तो मैदानी जो छत्तीसगढ़ी हम लोग जो बोलते हैं ना, जो मिक्स जी 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 हिंदी छत्तीसगढ़ी और मिला जुला के जो बोलते हैं। बिलासपुर जाएंगे तो अलग छत्तीसगढ़ी मिलेगा। तो यहाँ भी मिक्स है, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी, लेकिन सभी भाषाओं को मिला के सभी जगहों के सभी संभाग के लोग समझ जाएं। एक ऐसा डायलॉग 2-2.5 घंटे का लिखा हुआ और एक ऐसा समग्र कोई कल्चर को लेके या एक फार्मूला मूवी बना दिया जाए। जी जी। उसके बारे में कभी कुछ? अब बिल्कुल सर, आप बोल रहे हैं, मैं इस बारे में थोड़ा सोचूंगा। आप डायरेक्टर हैं, बुद्धिजीवी हैं, है ना, एलिट है और इंटेलेक्चुअल। क्योंकि सर जैसे मध्य प्रदेश में भी अलग अलग वो बोली जाती है। तो जैसे मुझे मालवी भाषा पे इतनी मेरी पकड़ नहीं है, बुंदेलखंडी पे भी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इलाका ही मुझसे बहुत दूर है। मैं निमाड़ी, मेरी भाषा बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, जो कि मालवी और बुंदेलखंडी से बहुत अलग है। तो ये बहुत वैसा फ़र्क पड़ जाता है कि मेरी भी समझ वो होना, क्योंकि एक इंसाफ करना होगा कि हम समझ पाएँ या, और दर्शक वर्ग नहीं है। अब ये तो खैर ये सवाल तो मैं क्षेत्रीयता को लेकर कर रहा था कि आप मध्य प्रदेश के हैं तो
कुछ करेंगे क्या? जी बिल्कुल करना चाहूँगा भविष्य सर। में- मैं मेरा भविष्य में प्रयास भी भगवान है। आपको आगे प्रोग्रेस दे। और जी जी मैं चाहता हूँ कि जिस प्रदेश में आप पैदा हुए हैं, जी। जिस माटी में जन्मे जिस हैं, प्रदेश में पैदा हुए उसमें तो फिल्म बनाई है, तोर मैरू मोर मैरू। जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब मैं उस हाँ, मध्य प्रदेश वो में उस पैदा पॉइंट हुआ ऑफ व्यू हूँ। से कह सकते हैं। अच्छा, वहाँ पुणे से आने के बाद 1 साल के बाद जी जी। आपकी क्या एक्टिविटीज रही बम्बई में? बॉम्बे में रहे कि और कहीं आ गए? तो बॉम्बे नहीं, बॉम्बे ही रहा मैं। तो बॉम्बे में रह के सबसे पहले मैंने मछली जल की रानी है एक फिल्म थी, जो जबलपुर के ही हमारे विनी भैया और अभिनव भाई हैं, उन्होंने प्रोड्यूस की थी। और उसमें मैं एज ए डायलॉग राइटर था, और डायलॉग राइटर और असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो डेब्लॉय डे करके सर हैं हमारे, तो मेरा FTI के सीनियर भी हैं, उनके साथ वो फिल्म की। उसके बाद फिर अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ में काम करता रहा। तो मैंने एक मलयालम फिल्म भी को राइट की है अभी, और जो पिछले साल ही लगी थी। और संजू सुरेंद्र उनका नाम है, उनके साथ मैंने 3 फिल्म की। और गुरविंदर सिंह हैं, उनके साथ 2 फिल्म की। फिर एक पुष्पेंद्र सिंह हैं, तो वो उनके साथ कश्मीर में एक फ़िल्म की। और ऐसे ही और भी लोग मिलते रहे, तो उनके साथ अलग अलग काम करता रहा। अच्छा, एक थोड़ा सा तकनीकी सवाल जी पूछ रहा हूं मैं आपसे, प्रैक्टिकल भी। जी जी जी। प्रैक्टिकल भी है, तकनीकी भी है सवाल। अभी FTI से पास्ड आउट जो आते हैं, जी उसमें एक्टिंग वाले भी रहते होंगे, जी रहते हैं। टेक्निकल भी रहते हैं, जैसे आप डायरेक्शन में हैं, सिनेमेटोग्राफर भी रहते हैं, वो और भी बहुत सारे क्षेत्र से। इस समय बॉलीवुड तवज्जो देता है FTI वालों को, नोटिस करता है? अभी सर मतलब किसको कैसा काम करना है, हर चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि किसको कैसा काम करना है। और FTI हो या NSD हो या IIM हो या IIT हो, ज़रूरी नहीं हो कि वहाँ से पास आउट हुआ व्यक्ति अच्छा ही होगा हाँ, या मैं फ्रूटफुल ही यही होगा। जानना चाहता हाँ, ऐसा इसकी कोई गारंटी नहीं हूँ कि FTI पास्ड आउट है, जैसे NSD वाले हैं, तो NSD से पास्ड आउट जो होते हैं, सर। जी वहाँ तो एक्टर पैदा किए जाते हैं, जी जी। वो तो टोटल हाँ, थिएटर डायरेक्टर्स भी होते हैं, डिज़ाइन का भी हाँ, कोर्स होता है। नहीं, लेकिन अभिनेताओं की वो एक कारखाना है वो, कारखाना है जी। वहाँ से। और जो आते हैं तो NSD के कला, NSD से पास आउट मतलब बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जी जी। तो मैं ऐसी जानना चाह रहा था आपसे कि वहाँ से FTI से जो आते हैं पुणे से, उनको अटेंशन मिलता है इंडस्ट्री में कि एक चीज़ कहना चाहूँगा सर कि कारखाना ना कहकर उसे प्रशिक्षण संस्थान कहें। संस्थान में कारखाना एक चालू भाषा में बोल दिया। हाँ, पर क्योंकि फ़र्क है, क्योंकि कारखाना तो प्रोडक्ट ही पैदा करेगा। प्रोडक्ट ही पैदा। प्रशिक्षण संस्थान क्या पैदा करेगा नहीं पता। हाँ, तो प्रशिक्षण संस्थान से जब इंसान गुजरता है, उसकी एक अपनी जीवन की एक प्रक्रिया है। उसके बाद वो किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह का नहीं कर रहा है, किस तरह करना चाहता है, ये उसे सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे कि आपने मुझे सवाल किया था कि इंदौर से आपने वहीं का सिनेमा क्यों डेवलप नहीं करा, क्योंकि हमारी सोच ही नहीं थी। हाँ, अगर हमारी सोच होती तो हम करते, हाँ, है ना। अभी सतीश सर ने जो यहाँ किया, सतीश सर भी बॉम्बे गए। हाँ, सतीश सर ने भी सीधे फिल्म नहीं बनाई, बस लंबा बहुत वक्त लंबा बिता। सफर उन्होंने 17-18 साल के बाद वो वापस आए, और फिर उन्होंने फिल्म बनाने का एक रिस्क लिया। और जैसा कि आपने ही बताया कि वो एक बहुत हैवी रिस्क था, और वो तो फिल्म चल गई, तो फिर उसके बाद इंडस्ट्री अपने आप डेवलप हो गई। तो ऐसा वहाँ पर वो नहीं हुआ है। तो वैसे ही कि जो काम मिलेगा या तवज्जो मिलती है, अगर आप एक जैसी सोच वाले जो व्यक्ति मिलते हैं तो वो एक जैसा काम करना चाहेंगे, तो तवज्जो तो मिलेगी। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो तवज्जो मिलेगी, काम नहीं कर रहे हैं तो कोई तवज्जो नहीं देगा। क्योंकि बॉलीवुड में मैं देखा हूँ इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अभी काम के लिए, जी सीरियल्स हैं, OTTs हैं, जी है ना, और सिनेमा तो है ही है। वहाँ पे बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग आते हैं, स्ट्रगलर आते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि 100 में से एक आध आदमी को वहाँ से टिक पाता है और एक आध ही आगे बढ़ पाता है। तो 100 लोग आते हैं, 200 लोग आते हैं, तो उसमें 190 लोग वापस चले जाते हैं, 10 लोग टिकते हैं। बम्बई के स्ट्रगल के बारे में आपका आइडिया क्या है? किस टाइप का स्ट्रगल है वहाँ? वहाँ पर बहुत तरह का स्ट्रगल है, ये तो है कि बहुत तरह का स्ट्रगल है। बट आप उस स्ट्रगल को देखते कैसे हो, ये है कि वो स्ट्रगल में आप चुनते कैसे हो। किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि यह नहीं है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, यह है कि आप उस स्ट्रगल में बिहेव कैसा कर रहे हो, आप बर्ताव कैसा कर रहे हो उस स्ट्रगल में। हर तरह का स्ट्रगल है वहाँ पर। उस शहर का एक अपना
पैमाना है, वहाँ पर भीड़ है, टेम्परामेंट है, वहाँ पर वो शहर महंगा है, उस शहर का कल्चर है, उसका कल्चर है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मतलब आपको काम भी है, काम नहीं भी है, हाँ, है ना। तो वो इस तरह का वहाँ पर है, और खर्चे भी उसके अपने हैं। और तो ऐसा नहीं है कि वो शहर खराब ही है, वो शहर बहुत अच्छा है। बॉम्बे की एनर्जी, मैं यही जानना चाह रहा वो बॉम्बे की एनर्जी बेस्ट है। बॉम्बे का वर्क कल्चर, जो व्यक्ति बॉम्बे में रहकर काम कर रहा है, उसके अंदर काम करने की जो वो है इच्छा है, वो हमेशा हाई एनर्जी पे ही रहेगी। टाइमिंग और डिसिप्लिन को लेकर वो शहर आपको जो सिखाता है, वो दुनिया की कोई किताब या कोई संस्था नहीं सिखा सकती। इतनी बजे आना है तो इतनी ही बजे आना है। तो ये जो वो है कि, और इतनी भीड़ और इतने उसमें क्योस में आपको खुश अगर आप चाहोगे तो आप खुश रह सकते हो, अभाव में भी, वो संघर्ष में भी। यस, वो बॉम्बे आपको सिखाता है, क्योंकि वहाँ बड़े से बड़ा आदमी भी संघर्ष कर ही रहा है। हर कोई संघर्ष कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो टॉप में है बिल्कुल वो संघर्ष नहीं कर रहा है। जी, हर आदमी संघर्ष कर रहा है। जी, वो संघर्ष की नगरी है, माया नगरी है। माया नगरी। कब जीरो से आदमी उठ के शून्य से 100 पहुंच जाए, कब 100 से शून्य में आ जाए। जैसे हम छोटे शहर में रहे, छोटे गांव में रहे, तो वहाँ हम जो हमारे गांव के राजा हैं, हम उन्हें देखते हैं कि ये गांव के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। हाँ, ठीक है, पर उनकी भी अपनी एक लिमिटेशंस है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर हम उससे बड़े जब इंदौर में गए, तो इंदौर के भी जो कलेक्टर होंगे, या जो भी एक बड़े XYZ नाम होंगे, तो हम उनको देखते हैं। जब बॉम्बे जाते हैं तो अब अंबानी को देखते हैं, अब अमिताभ बच्चन को देखते हैं, और ऐसे देखने का नजरिया बड़ा हो जाता है कि ये तो आसमान है। तो ये अगर इस तरह से हम इस चीज़ को लें कि यहाँ तो मतलब इतना बड़ा व्यक्ति है कि अगर आप उसके आधे भी पहुंच गए तो बहुत है। मतलब ये रहता है ना कि यार हम तो अमिताभ के बंगले के सामने खड़े, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद पता चल रहा है कि यार बच्चन साहब के पिक्चर के सेट पे हूँ मैं तो। यस, काम करते हुए देख रहे हैं आप महानायक को। जी, अनिल अंबानी को सामने से गुजरते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। कहीं मार्केट में आप देख रहे हैं खरीदी करते हुए। ये कैसा अनुभव रहता है आपके जीवन में? ऐसा कुछ, कितने साल आप रहे बम्बई में, वहाँ पे FTI से आने के बाद, और कितने साल कड़ा संघर्ष रहा आपकी लाइफ में? नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ कड़ा संघर्ष नहीं रहा है। तो मैं लगातार मुझे काम मिलता ही रहा, और अपनी मर्जी से मैंने काम किया है। अच्छा। मुझे अगर काम नहीं भी मिला है तो वो मुझे पता है कि मैं अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा हूँ। तो वैसा कुछ संघर्ष का वो नहीं रहा, क्योंकि काम बहुत है वहाँ पर, करने वालों की वाकई कमी है। अगर आपको करना, हाँ, वहाँ पर जिसको काम आता है, जिसको करना है, वो कर सकता है। आपको खोजना आना चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, और आपको एक जैसे लोग मिलना चाहिए, आपकी सोच वाले लोग मिलना चाहिए कि अच्छा मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ। तो वो लोग ढूंढने में समय जाता है, बट वो लोग एक दिन आपको मिल जाते हैं। आपके जैसे लोग मिलना चाहिए, आपके जैसे लोग, हाँ, आपके जैसे काम करने वालों के प्रति आपकी कंपनी हो आपके साथ, है ना। मतलब अकेले ही चला था मंजिले जानिब, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, कारवां छूटता गया। हाँ, ये तो सबके साथ ही होता है। कई कारवां छूट भी जाता है। कई साथी हमारे जो रहते हैं कितने साल संघर्ष किए राहुल भाई? मैंने संघर्ष किया ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। मैं उसको संघर्ष बोलूंगा ही नहीं। अच्छा, काम नहीं होना संघर्ष नहीं है, पैसे की कमी होना संघर्ष नहीं है। वाह, क्या बात है, ये तो संघर्ष आपके पास काम नहीं है तो आप पढ़ाई करो ना। हाँ, आप अपने और चीज़ों पे ध्यान दो, हाँ, है ना। आप दोस्त बनाओ, आप जाओ, घूमो फिरो, आप देखो काम नहीं है तब वो भी स्ट्रगल के, उसका मजा भी तो ले सकते हो आप। हाँ, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ, पैसे की कमी है तो आप मतलब आप इसलिए काम कर लो कि आपके पास पैसे की कमी है, और फिर आप किराया ज़्यादा दो। आप ऐसी जगह भी तो रह सकते हो आपका किराया कम लग रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी फिलॉसफी। फिर आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। हाँ, ये चीज अच्छी जगह में रह के अच्छा खा के ही संघर्ष करेंगे थोड़ी जरूरी है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं। किस तरह का संघर्ष आप चाह रहे हो, हाँ, वो भी आपको तय करना, वो आपको डिसाइड करना है। संघर्ष तो सर शाहरुख खान को भी होगा ही, मतलब वो जिस जगह पे है उनको भी होगा ही होगा। अपने संघर्ष और उनके संघर्ष में फर्क है ना। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आप करते हो। तो अभी मैं ये कहूँगा कि मेरा जो पिछला दशक था वो तो पूरा यह जानने में गया, तो सिनेमा को जानने में गया, खुद को जानने में गया। तो उसको संघर्ष ना कहते हुए मेन संघर्ष यही था मेरा कि मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या सीखना है, और मैं उस दिशा पे चल पा रहा हूँ कि नहीं चल पा रहा हूँ। यही मेरा संघर्ष था। वैसा कोई संघर्ष नहीं था कि खाने को नहीं है या वो नहीं है। ऐसा क्यों नहीं था ऐसा? क्योंकि सर काम है वहाँ पर। आप एक फिल्म ज्वाइन कर लेते हो, अगर आप 6 महीना एक फिल्म करते हो, 4 महीना फिल्म करते हो, आप साल भर उस पर निकाल सकते हो। इतना पैसा आपको दे दी, अगर आपको काम आता है तो। नहीं आता है तो नहीं मिलेगा।
ये पहले शख्स हो आप जो बम्बई के बारे में इतनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। बम्बई बहुत और पॉजिटिव मैं ऐसा ही सोचता हूँ बम्बई के बारे में कि आपके अंदर आप हुनरमंद हो तो बम्बई आपके लिए कालीन बिछा के खड़ी है, रेड कारपेट बिछा के खड़ी है। बिल्कुल। बशर्ते आपको सरवाइव करने आना चाहिए और काम वालों के साथ अपनी संगति बनानी आनी अपनी चाहिए। संगति बनाना चाहिए और खुद आप कितना खुश रह सकते हो। आप एक ऐसी जगह चले गए जहाँ आप खुश नहीं हो, हाँ। तो फिर दिक्कत है, या लोग आपसे परेशान हैं तो फिर आप में दिक्कत है। तो यही मैंने पिछले दशक में यही अपने आप को खंगाला है। तो इस फिर यात्रा। अच्छा, बम्बई की जीवन शैली बड़ी भाग दौड़ वाली है। जी जी हाँ। उसको कैसा मेंटेन करते थे आप? देखिए, जब काम है तो बहुत भाग दौड़ है, जब काम नहीं है तो कोई भाग दौड़ नहीं। सुकून है। आपको बॉम्बे में आप कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। आपको फर्क पड़ना चाहिए। सो ये है, कुछ लोग 12 बजे भी सो के उठते हैं, ओके, है ना। आपको काम है तो आपको सुबह 4 बजे भी उठना पड़ेगा। आपको काम नहीं है तो आप 10 बजे तक सोते रहो, कोई कुछ नहीं बोल रहा। वहाँ आपको कोई कुछ नहीं बोलता, सब आपको ही देखना है, आपको ही जीना है। वो ऐसी चीज़ है। ऐसी पॉजिटिव थॉट लेके आप कितने साल स्ट्रगल किए बम्बई में? मैं स्ट्रगल किया ही नहीं सर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं FTI पास आउट हुआ और उसके अगले दिन मैंने मछली जल की रानी है फिल्म ज्वाइन कर ली। क्या बात है! अगले दिन। ये कैसे मिली? वो जो प्रोड्यूसर थे हमारे बड़े भाई ही हैं, विनी भैया और अभिनव भाई, तो वो फिल्म बना रहे थे। तो मैंने बोला भैया मैं फिल्म करना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला तेरा कोर्स ख़त्म कर और आ जा। और मैं अगले दिन ही मैं ज्वाइन कर लिया। वो कितने दिन चला? वो 6-7 महीना वो फिल्म चली। फिर रिलीज हुई? हाँ, फिर रिलीज हुई। कहाँ? वो ऑल इंडिया रिलीज हुई। स्वरा भास्कर उसमें हीरोइन थी, उदय भानु उसमें एक्टर थे। हाँ, कौन एक्टर थे? उदय भानु उसमें एक्टर थे और स्वरा भास्कर उसमें हीरोइन थी। गाड़ी चलने लग गई आपकी? हाँ, वहाँ से मेरे गाड़ी। फिर अगला क्या रहा आपका? फिर मैं बड़ा घुमंतू आदमी हूँ। मैं फिर वापस अपने गाँव आया, धार आया। वहाँ पर मैंने कुछ 2-3 महीना थिएटर किया। फिर मैं अमृतसर भी गया, अमृतसर में भी मैंने थिएटर किया NSD के। मुझे लगा कि मेरा सिनेमा मैंने 1 साल सीखा है, पर मैं थिएटर भी सीखना चाहता था, तो थोड़ा वो भी मैंने एक्सप्लोर किया। और फिर मुझे एक ग्रास करके संजू सुरेंद्रन जो मलयालम एक्टर हैं, मलयालम डायरेक्टर हैं, उनके साथ मलयालम फिल्म्स बनाते हैं, तो उनके साथ उनकी पहली फिल्म थी ग्रास। और फिर उन्हें अगली फिल्म बनाई एडन, वो भी वहीं केरला में ही हमने शूट की थी, तो उनको असिस्ट करने लगा। फिर गुरविंदर सिंह जो पंजाब के बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो ये मेरे FTI के सीनियर्स ही थे, तो उनके थ्रू काम मिलता गया कि वहाँ काम है तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ काम है तो वहाँ चला गया। फिर पढ़ता भी रहा, उनके साथ काम भी करता रहा, सीखता रहा। इंदौर से 200 किलोमीटर दूर धार का रहने वाला एक गांव का लड़का उठता है, इंजीनियरिंग करता है, थिएटर करता है, वहाँ से उठ के FTI पुणे में एडमिशन ले लेता है। एडमिशन लेने के बाद पास आउट होता है और लगातार अपने जो सीनियर्स हैं जी, FTI के सीनियर्स, उन्हीं के साथ काम करके अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जी। अचानक वहाँ से छत्तीसगढ़ की तरफ राहुल प्रताप सिंह रुख करते हैं। ये क्या कहानी सर? जी, एक बहुत अच्छा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि मैं FTI में एक बार पढ़ रहा था और मैं शुरू से, मैं आपको बताया कि मैं फिल्में बहुत देखता था। मैंने टॉकीज में हर फिल्म देखी है जाके, जितनी भी बॉलीवुड की फिल्म्स हमारे धार शहर में या इंदौर शहर में लगती थी, हम हर फिल्म देखते थे। मैं बड़ा सरल शब्दों में कहूँ तो फिल्मी कीड़ा आपके अंदर घुसा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और सेट मैक्स उस पर जितनी भी फिल्में आती थी सब देखे। डायरेक्टर के नाम नहीं पता थे, बट ये पता था कि अच्छा हाँ, ये बाद में जब पता पड़ने लगे, अच्छा ये वो एक ही आदमी ये फिल्में बना रहा है। वो कीड़ा था जो उठा के आदमी को ले जाता है। जी, तो मैं बड़ा वो था कि हाँ मुझे फिल्म्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो FTI में ऐसे एक दिन पढ़ते हुए मैं पढ़ रहा था और मैं FTI में गंभीर सिनेमा ऐसा बोला जाता है कि गंभीर सिनेमा ज़्यादा आपको पढ़ाया जाता है। तो मैं पढ़ रहा था और पानी पीने बाहर आया तो मेरे सामने डेविड धवन सर खड़े थे। और डेविड धवन सर खड़े और मेरे अंदर उनको देखते ही मेरे मन में गाना चालू हुआ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे मन में गाना। मजाक करेंगे भाई आप, सही अनुभव बता रहे हैं। मेरे मन में गाना चालू हुआ कि ओए लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। एक कि जब मैं डेविड सर की जो फिल्म आंखें फिल्म का वो गाना मेरे अंदर चलो, और मैं गया और जाके मैंने सर को गले लगा लिया। उन्होंने भी गले लगाया। मैं उनके लिए तो मैं कोई स्टूडेंट था, मैं फिर हाथ मिलाया और सर को गले लगाया। सर ने भी बड़ा अच्छा क्या कर रहे हो? मैंने सर पढ़ता हूँ और अच्छा गुड। तो वो डेविड, ऐसा लगा डेविड सर आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और उस दिन मुझे लगा कि यार मेरे को तो ना ये फिल्म भी बनाना है, इस तरह की फिल्म भी बनानी है। तो ये अपने आप उस दिन सर को देखते से ही जो अंदर गाना बजा, तो मुझे लगा हाँ ठीक है, गंभीर सिनेमा नहीं, हमको एक बहुत अच्छा एंटरटेनिंग सिनेमा भी बनाना है। तो वहाँ वो बात अंदर रह गई। फिर मेरा एक दोस्त है, हमारे संदीप यादव हमारे एक दोस्त हैं,
उन्होंने भी बोला कि यार तुम गंभीर सिनेमा तो बनाओगे नहीं बनाओगे मुझे नहीं पता, तुम कॉमेडी बनाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉमेडी है। क्योंकि हम लोग जो हमारा धार इंदौर जो शहर है वहाँ लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं, तो वो बचपन से ही है। तो संदीप यादव ने भी कहा कि तुम कॉमेडी फिल्म बनाओ। फिर उस दिन डेविड सर को जब मैंने देखा तो जो गाना बजा तो मुझे लगा मुझे कॉमेडी फिल्म बनानी। तो मैंने कुछ लिखना शुरू किया, तो मैं लिखता भी था, तो मैं अपनी कुछ फिल्म्स लिखी। फिर उस दौरान मैं लंतरानी जो नीलजय प्रोडक्शंस का ही एक और हमारा वेब फिल्म था वो करने आया, उसमें असिस्ट करने आया था। तो उस दौरान मैं फिर अमित शर्मा से मिला जो यहाँ पर प्रोडक्शन देखते हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में, तो उनसे मिला और फिर उन्होंने फिर बताया कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा कितना विशाल है और वहाँ पर फिल्म बननी चाहिए या फिल्म यहाँ पर फिल्म कैसे काम करती है। और फिर मैं सतीश सर का जो मोर छैया भैया 2 था वो भी मैं टॉकीज में देखी यहाँ पर जी। तो जब वो देखी तो मैंने देखा यहाँ के दर्शक कमाल है, यहाँ के दर्शक सिनेमा को वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं जैसा 90s और 2000 में हम किया करते थे। तो जो कि अभी बहुत कमी है उस दर्शक की जो सिनेमा को उतना प्यार करता है सिनेमा में जाकर देखने वाला। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि टॉकीज ज़्यादा खाली पड़े रहते हैं, मतलब बॉम्बे में या इंदौर में या धार में भी मैं देखूं तो बहुत कम फिल्में होती हैं कि जिसमें हाउसफुल हो रहा हो, है ना। तो पर यहाँ पर मैंने देखा कि दर्शक वैसी ही फिल्में, वैसी इमोशनल फिल्में, कॉमेडी और ये सब पसंद करते हैं और थिएटर में जाते हैं। तो फिर मेरी ये एक फिल्म थी और फिर हम तलाश किए, प्रोड्यूसर्स को पिच किए, फिर इनके साथ काम किया हुआ था मैंने नीलजय फिल्म के साथ में, प्रणय जी के साथ, निशत जी के साथ। इनको फिर मैंने एक दिन सुनाई और फिर इनको बोला कि छत्तीसगढ़ में हम ऐसा ऐसा बना सकते हैं। वहाँ से यात्रा शुरू हुई। वहाँ से शुरू हुआ और तोर मैरू मोर मैरू तोर में आरू मोर में आरू। तो दोस्तों राहुल प्रताप सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं। 4 सितंबर को इनकी फिल्म रिलीज हो रही है, तोर में आरू मोर में आरू। अमलेश नागेश, मन कुरैशी, काजल सोनबेर, ईशिका यादव, संजय महानंद, रजनीश झांझी, प्रदीप शर्मा, ऐसे बहुत सारे दिग्गज कलाकार हैं हमारे छत्तीसगढ़ी सिनेमा उद्योग के। और उसी पिक्चर में आते हैं, इनकी जर्नी जो है फिल्मी और पर्सनल जर्नी तो हमने सुन ली। अब इस पिक्चर को बनाने के पहले जी और बनाने के दरमियान और बनाने के बाद क्या क्या अनुभव रहे सर? बनाने के पहले मैंने इस फिल्म के पहले जो मेरा पहला फिल्म था गोलू गप्पी और चरखी चोर, ये एक बच्चों का फिल्म है और ये हमने उत्तर प्रदेश में ये फिल्म बनाई। और उसके बाद फिर हम इस फिल्म पे काम शुरू हुआ। तो तोर मैरू मोर मैरू का जो स्क्रिप्ट था वो मैंने बहुत पहले से लिखा हुआ था। अच्छा। और हिंदी में था? हिंदी में था पहले, मुझे छत्तीसगढ़ी भाषा समझ गया मैं, तो हिंदी में था। यहाँ ट्रांसलेट किसने किया? यहाँ पर देवेश वर्मा और राजीव सराफ भाई ने भी कुछ सीन्स में हमारी मदद की। और देवेश वर्मा मेन डायलॉग, तो मैंने हिंदी में डायलॉग लिखे थे, फिर यहाँ के हिसाब से ट्रांसलेट देवेश वर्मा ने किया, जो मेरे साथ फिल्म में मेरे स्क्रिप्ट सुपरवाइज़र भी थे, बतौर असिस्टेंट भी उन्होंने मेरे साथ काम किया। सो यहाँ पर आए फिर हम लोग और 1-2 महीना हम लोकेशन देखे। तो मैं और अमित शर्मा जो है, हम लोग यहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम करने लगे। और वहीं अमित ने ही देवेश से मिलवाया और लोकेशन वगैरह देखने लगे, सब समझने लगे। यहाँ पर मन भाई से बात कर रही हमने और भी लोगों को हमने नरेट की कहानी। और फिर 2-3 महीने बाद जब फरवरी समथिंग मनीष माणिकपुरी भाई जो हैं वो भी फिल्म से जुड़े, है ना। हम लोगों ने नवंबर से काम शुरू किया था और फिर काम थोड़ा करते हम जब फरवरी में आए तो फरवरी में फिर मनीष भाई जुड़े। फिर मनीष भाई ने पूरा एक नरेशन सुना और फिर हम लोग उन्होंने कास्टिंग और फैलाई। अच्छा, संजय महानंद सर से को मैं 3-4 साल पहले ही ये कहानी सुना चुका था और ऐसा रोल है बता चुका था 3-4 साल पहले। जब ये फिल्म बनेगी, कैसे बनेगी, तब भी नहीं पता था। पर संजय भैया को मैंने तभी से बोल रखा था सर एक रोल है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया था और अब वो आपको ही करना है ऐसा। तो जब कुछ भी नहीं था तो भी संजय भैया की कास्टिंग हो चुकी थी। और फिर मनीष भाई आए, बताया फरवरी में मनीष भाई ज्वाइन किए। फिर मनीष भाई आए और उन्होंने फिर बाकी की कास्टिंग रजनीश सर से उन्होंने मिलवाया। फिर इशिका, काजल और क्रांति जी, हेमलाल भैया, इन सबको फिर उन्होंने ये जो 2 महीने के दरमियान नवंबर से फरवरी तक जो आपने घूमा, इंडस्ट्री को देखा, लोकेशन देखा, वो किस किस जगहों पे, रायपुर के, छत्तीसगढ़ के कहाँ यहाँ पर जो हमने गांव भी शूट किया, हमारा मैं नाम भूल गया हूँ, माफ़ कीजिएगा। वो एक गांव देखा हमने और
रायपुर के आसपास का ही इलाका हम देख रहे थे। कहाँ स्टे करके घूम रहे थे आप ये सब? मैं अमित शर्मा के घर पे ही रुका। भिलाई पे? अमित शर्मा का घर इधर ही है, रायपुर में ही। रायपुर में है। तो रायपुर में और जो लीजेंड्स हैं उनके मैं मनोज सर से मिला। हाँ। मनोज सर ने भी अपनी पूरी कहानी बताई, बहुत ही इंस्पायरिंग लगा मुझे उनसे मिलके। और मनोज सर से मिलके मुझे इतना अच्छा लगा सर कि कितना सरलीकरण उन्होंने सिनेमा का कर रखा है। जब मैं उनसे बात की तो वो जो उन्होंने बताया कि वो पढ़ाने जाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं, तो मैंने सर लोग टफ करते हैं, आपने कितना सरल कर रखा है। तो मनोज सर से मेरा मुलाकात बहुत अच्छा हुआ। सतीश सर से मैं सेट पे ही मिला, वो जो बेटी के फादर के रोल के लिए था, तो सतीश सर से मेरी मुलाकात सेट पे ही हुई। नहीं, उस दरमियान घूमने उस दौरान नहीं मिल पाया किसी ने? हाँ, मैं मिला था। अमित ने कोशिश नहीं की कि चलो नहीं, मिले थे हम लोग। जब फिल्म देखी थी हमने तो वो जब पर वो फिल्म में बिजी थे तो मैं बस हाय हेलो करके आ गया, क्योंकि वो खुद भी बहुत बिजी थे। तो ज़्यादा मैं उनसे बात नहीं की, मैं बस बोला कि सर मैं भी राइटर डायरेक्टर हूँ। प्रणय जी कब जुड़े आपके फिल्म के साथ? प्रणय जी नवंबर के पहले। हाँ, मतलब मैं वो जुड़ गए थे कि मैं फाइनेंस करूँगा। हाँ, प्रणय जी को मैं जानता हूँ 2021 से। हाँ। तो तब से मैं उनके साथ लंतरानी एक प्रोजेक्ट हमने किया, फिर ऑन एंड ऑफ हम लोग काम करते रहे, कभी काम किया, कभी कोई से प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे थे, तो इस तरह से एक वो था। और फिर अक्टूबर में मैं काफ़ी समय से उनको सुना रहा था, वो भी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे और उनका वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। फिर मैंने अक्टूबर में उनको एक बार बोला कि यार ऐसा ऐसा फिल्म है, जब तक मेरा गोलू गप्पी और चरखी चोर फिल्म ख़त्म हो गई थी। और तो फिर मैंने इनको ये फिल्म बताई, तो उन्होंने बताया ठीक है छत्तीसगढ़ में बनाते हैं। एंड देन नवंबर से मैंने और अमित ने काम शुरू कर दिया। शूटिंग मार्च में शुरू हुई। हाँ, 23 मार्च को शुरू। कितने दिन चली शूटिंग? शूटिंग 32 दिन चली। 32-33 दिन चली। हाँ। और इस दरमियान कास्टिंग की क्या प्रक्रिया रही? कास्टिंग जैसे संजय भैया के साथ हम पहले बात किए हुए थे, मन भाई के साथ हम बात किए हुए थे, फिर जब मनीष भाई जुड़े तो मनीष भाई ने और लोगों को भी साथ में जोड़ा। बाकी की जो कास्टिंग थी, इशिका हुई, काजल हुई, और अपना ये हेमलाल भैया का और क्रांति भैया, ये सब जुड़े। और फिर अमलेश नागेश बाद में जुड़े। तो इस तरह से फिर कास्टिंग कंप्लीट हुई और बस फिर फिल्म की शूटिंग के दरमियान कोई खूबसूरत और रोचक कोई रोज ही मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत अनुभव होता था। ये फिल्म ऐसा फिल्म है कि रोज सुबह उठ के मैं बहुत खुश होता था कि चलो आज शूटिंग करना है। और अपने अपने स्ट्रेसेस तो होते ही हैं, जैसे कि संघर्ष तो है ही, काम में मायने नहीं रखता हो, पर मुझे इतने अच्छे कलाकार मिले हैं, सारे इतने अच्छे कलाकार मिले हैं और इतना बढ़िया मेरी जो डायरेक्शन टीम थी, मेरे परम पाजी जो थे वो मेरे एसोसिएट थे, फिर अनन्या, अनुनय, देवेश, ये एक हमारी डायरेक्शन टीम थी। तो बहुत ही अच्छा इनका सहयोग और हम लोगों का तालमेल बहुत अच्छा था, तो माहौल बहुत अच्छा था। और डीओपी जो मेरा बैचमेट ही है, मैं उसको 15-16 साल से जानता हूँ, पिछली फिल्म में भी वही डीओपी था, विद्यानाथ भारती। और एडिटर ओम श्रीवास्तव, प्रणय शेखर उसका असिस्टेंट। तो इस तरह हम जुड़े और मतलब इस तरह हम लोग एक टीम की तरह काम किया। करण जो इस फिल्म में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, अमित शर्मा जो पूरा प्रोडक्शन देख रहा है, और साथ में काजल जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, काजल गर्ग, और बाकी प्रोड्यूसर्स का हम पर जो फेथ था कि आप बनाओ बहुत अच्छा, क्योंकि मैं बहुत नरेशन दिए हैं इस फिल्म के, और वो चलता रहा। तो वो प्रोसेस अपने आप में बहुत अच्छी रही और हर एक्टर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपना साथ दिया है। अमलेश भैया बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं, उनके साथ काम करके मज़ा ही आ गया। मतलब एक अलग ही एनर्जी। और अमलेश का काम कहाँ देखा था? अमलेश भैया का काम मैंने कुछ फिल्म्स जो यूट्यूब पर हैं, हाँ, उनके वो देखी थी, और उनका जो यूट्यूब वीडियो था, हाँ, तो अमलेश जी का उसमें ही देखा था। हाँ। और बहुत ही प्यारा इंसान है। उन्होंने एक बार नरेशन पूरा सुना 2-2.5 घंटा, उन्होंने बोला चलो करते हैं, और बहुत ही सहयोगी, मतलब मज़ा लेके काम करते हैं। अच्छा, एक क्रिएटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आप जब फिल्म बनाते हैं जी, तो कास्टिंग कलाकार की करते हैं या कैरेक्टर की कास्टिंग करते हैं? कैरेक्टर की कास्टिंग करते हैं, हमेशा कैरेक्टर की कास्टिंग करते हैं, खोजते हैं। हाँ, उसी तरह का। और नहीं मिले उस टाइप का कैरेक्टर, तो कैरेक्टर मतलब करने को नहीं मिले तो उसके आसपास का कहीं जाता है। हाँ। और फिर कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो मिला है वो शायद उससे अच्छा है। हाँ। जैसे रजनीश सर के बारे में मैं इनका काम भी नहीं देखा था, मैं नहीं जानता था उनको, पर जब मिले तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा वो चेंज किया, तो फिर रजनीश सर ने कुछ अलग ही इस कैरेक्टर को निकाला है।
वो बहुत अच्छी बात रही। जैसे मन भाई का काम मैंने देखा था, जैसे मन भाई बहुत अच्छे कलाकार हैं, इतने मंझे हुए हैं कि उन्हें पता है कि क्या करना है, क्या कहाँ कैमरा है, और टेक्निकल नॉलेज उनको बहुत अच्छा है, और इतनी फिल्म्स करे हुए हैं पर फिर भी वो एक ऊर्जा उनमें, एक अलग लेवल की ऊर्जा है। और काजल जो है बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो पूरा वर्कशॉप से लेकर पूरे टाइम उसे जो भी मैं बातचीत करता रहा इस दौरान, वो उस चीज़ को समझती रही और वैसा वो डिलीवर करती रही। फाइनली आपकी फिल्म 4 सितंबर को आ रही है। जी सर। 4 सितंबर को आ रही है। उसका प्रोमो वगैरह कब लॉन्च हो रहा है, कब की जल्दी क्या तैयारी है उसका? जल्दी ही ट्रेलर उसका लॉन्च होने वाला है। थिएटर में तो चालू हो गया है, थिएटर में फिल्म्स के साथ में चालू हो गया, ऑनलाइन वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। और प्रोड्यूसर इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। पूरा स्ट्रेटेजी वो लोग अच्छे से प्लान। अभी रिलीजिंग में कितना इंटरफेरेंस है आपका? रिलीजिंग सब वही लोग कर रहे हैं, मतलब क्योंकि मैं इतना रिलीज को लेकर जानता भी नहीं हूँ, और यहाँ के थिएटर का इतना मुझे पता भी नहीं है। तो अभी वो जो मुझे बता रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। तो मेनली रिलीज का पूरा काम मनीष माणिकपुरी जी देख रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स ही देख रहे हैं। चलिए बढ़िया है। 4 सितंबर को तोर मयारू मोर मयारू आ रही है। उसके डायरेक्टर राहुल प्रताप सिंह, राइटर डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं। लंबा चौड़ा उनका FTII पुणे से लेकर रंगमंच और सिनेमा का, बॉलीवुड का अनुभव रहा है। उस अनुभव को पिरोकर उनके जो आदर्श डायरेक्टर हैं, डेविड धवन साहब और उस तरीका की प्रियदर्शन साहब की, उनकी तरह की कुछ चीज़ तोर मयारू मोर मयारू के रूप में इंटरटेनिंग और मसाला, मतलब इंटरटेनिंग का एक पैकेज लेके आ रहे हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ी सिनेमा में। निश्चित तौर पे आप जैसे ऊर्जावान लोग आते हैं जी, और मुझे स्ट्राइक हो रहा है कि मुरछैया भुइयां के टाइम में सतीश जी भी आप ही की तरह ऊर्जावान होकर आए थे फिल्म के लिए, और मुरछैया भुइयां जैसा एक ऐतिहासिक मूवी बनाया था। क्या उम्मीद रखते हैं पिक्चर से आप? बहुत उम्मीदें रखते हैं सर, क्योंकि इतने साल से मैं इस फिल्म को जिया हूँ, लिखा हूँ, किसके साथ रहा हूँ, इसके कैरेक्टर्स के साथ रहा हूँ। और जैसे सतीश सर जब आए थे तो शायद उनके साथ बहुत कम लोग जुड़े थे, या उन्होंने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि वो पहले थे। तो थैंक्स टू सतीश सर कि उन्होंने वो रचा तो एक इंडस्ट्री डेवलप हो पाई। हम वो हमसे बहुत ऊपर हैं, और हम मतलब हमारे तो गुरु समान हैं वो। मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इस फिल्म को यहाँ पर वो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जैसे प्रोड्यूसर हमारे साथ थे, फिर मनीष भाई थे, और यहाँ के जो लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, मतलब मेरी जो डायरेक्शन टीम थी वो पहली बार मेरे साथ काम कर रही थी। तो ऐसा कुछ भी हमें तालमेल में कोई हमें गड़बड़ी नहीं हुई, और बहुत ही एक परिवार की तरह हमने ये फिल्म बनाई है। और सब कलाकार, सारे जो एक्टर्स हैं, बिल्कुल हम सब ने बहुत प्रेम से ये फिल्म बनाई है। हम सब ने मज़ा ये इस फिल्म में लिया है, और वही फिल्म में आया है, और वही दर्शक अब हमारी फिल्म को देखकर महसूस करेंगे। तो उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं, और मैं चाहूँगा कि फिल्म सब लोग देखें और वो मज़ा लें जो मज़ा हम लोगों ने लिया बनाकर, और वो मज़ा वो लें। राहुल जी, आपकी तरह ऊर्जा से भरपूर लोग आना चाहते हैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, और आ रहे हैं। जी, बहुत सारे बाहर के लोग, बम्बई के लोग भी आके यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल देख के काम कर रहे हैं हम कलाकारों के साथ, और अच्छी अच्छी रचना जो है सिनेमा के माध्यम से आ रही है लोगों के बीच में। आपकी तरह जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, जी, आपके कोलिग्स, आपके जो बेचमेट हैं, और भी बम्बई में काम के दरमियान आपके साथ जो रहे हैं, उनके लिए और आने वाले लोगों के लिए क्या संदेश राहुल प्रताप सिंह देगा? छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जो कला का सम्मान करती है। यहाँ हर व्यक्ति अपने आप में कलाकार है, और हर व्यक्ति में एक संगीत है, हर व्यक्ति में एक कहानी है, और यहाँ दर्शक है। सबसे अच्छी बात दर्शक है। ऐसा दर्शक है जो सिनेमा में आता है, वो मोबाइल या लैपटॉप में या टीवी पे फिल्म देखने से ज़्यादा सिनेमा में जाकर फिल्म देखना पसंद करता है। और यही शायद एक हर कलाकार को या हर एक टेक्नीशियन को जो फिल्म बनाना चाहता है उसे चाहिए, मेकर को चाहिए। तो छत्तीसगढ़ से बेहतर जगह क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ खास बात, ऐसा कोई इस दरमियान आपके जीवन का कोई रोचक अनुभव, या कभी कोई ऐसा कोई डिप्रेशन हुआ हो कि मैं छोड़ दूं ये लाइन, या कोई तकलीफ आई होगी कि नहीं यार अब छोड़ो ये लाइन में बहुत संघर्ष है? नहीं, देखिए संघर्ष तो है, पर वो है कि
क्योंकि मज़ा ही ये करने में आता है हाँ है ना। मतलब ये नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, ये सवाल आता है। अगर आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो ये नहीं तो और क्या, तो और दूसरा कुछ मुझे विकल्प कभी आया नहीं, क्योंकि मुझे इसी में मज़ा आता है। काम होगा तो भी मज़ा आएगा, काम नहीं होगा तो मैं अपना कुछ लिखूँगा या कुछ पढ़ूँगा या कहीं घूमने निकल जाऊँगा या काम की तलाश करूँगा या लोगों से मिलूँगा। तो मैं सिनेमा के आसपास ही रहना चाहता हूँ बहुत बढ़िया। और उसी में मुझे मज़ा मिलता है। और काम तो मिल ही जाएगा सर, अगर आपको करना है तो काम मिल जाएगा। आने वाले समय में राहुल प्रताप सिंह क्या और नया चीज सिनेमा को दे रहा है? सर और फिल्मों पे काम चल रहा है अभी, मतलब कुछ ठोस अभी है नहीं, बोलने के क्योंकि लायक नहीं है। हाँ मतलब कुछ ठोस नहीं है। और अभी तो मैं तोर मैरू मोर मैरू ही हमारा अभी, जब तक अभी फिल्म रिलीज़ होगी, रिलीज़ के बाद भी फिल्म 100 डेज चले 200 डेज चले, यही हमारी उम्मीद है। तो अभी तो तोर मैरू मोर मैरू ही है और जो भी होगा देखते हैं आगे क्या ज़िंदगी करवाती है। राहुल, थैंक यू। चालुड एक्सप्रेस में आप आए, आपने अपना टाइम स्पेंड किया, अपनी लाइफ की फिल्मी जर्नी को शेयर किया, हमारे दर्शकों को एंटरटेन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चालुड एक्सप्रेस की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे राहुल प्रताप सिंह, फिल्म डायरेक्टर, जो FTII पुणे से पास्ड आउट होने के बाद छत्तीसगढ़ी फिल्मों में सक्रिय हैं। बहुत सारा इन्होंने बॉलीवुड में काम किया है, रंगकर्मी भी रहे हैं, रंगकर्म के क्षेत्र में भी काम किए हैं और इंजीनियर भी रहे हैं। लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के सिनेमा को अपनाया है और आज चालीवुड एक्सप्रेस में इस मंच पे आकर अपने जीवन का जो अनुभव है वो साझा किया है। हमारी शुभकामनाएं राहुल प्रताप जी को है आने वाले उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और इसी के साथ चालीवुड एक्सप्रेस में आज के एपिसोड में आज बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक किसी हस्ती के साथ, सिनेमाई हस्ती के साथ आपके बीच में आएंगे, उसकी लाइफ की जर्नी को, उसकी सिनेमाई जर्नी को आप तक साझा करेंगे। बस आप बने रहिए, चालीवुड एक्सप्रेस के मोर्चे पर डटे रहिए, लाइक शेयर कमेंट फॉलो और बेल आइकन की घंटी को दबाते रहिए और हमें देखते रहिए और प्यार देते रहिए। अपने दोस्त, अपने होस्ट मनमोहन सिंह ठाकुर को दीजिए विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।